कहानी है शांति का अनुभव। एक आंधी की तरह ही चलती थी वो, सनसनाती हवा की तरह लहराती, बेपरवाह हंसती, बिना किसी की परवाह के अपनी ही मस्ती में चलती। देख के लड़कियों को ही ईर्ष्या होती कि ये हमारी तरह चिंता नहीं करती, चाल ढाल का ध्यान नहीं रखती। इतनी लापरवाही एक लड़की होकर उफ उफ करती जाती सब। उसे बस ध्यान आकर्षित करना पसंद था सबका, बिना ये सोचे कि कोई क्या कहेगा उसके बारे में। ढेरों लड़के जब उसके आगे पीछे घूमते तो उसे खुद पर नाज होता। जब भी आती तूफान मचा देती, बोलती भी इतना सामने वाला बातों की बारिश से परेशान हो जाता। बातों की बदलियां उसके मन के आकाश पर छाए रहती, जो बरबस ही बरसती जाती। बोलती रहती बिना सामने देखे अपनी ही धुन में। उसके हाव भाव भी थोड़े अटपटे होते, एक कंधा धीरे से उचकाना, एक भौं को थोड़ा ऊपर चढ़ाना, जो बाद में आदत बन गई। शौक रंगों की तो वो जादूगर थी। दिन रात पत्र पत्रिकाओं में नए फैशन के कपड़े देखती और कुछ अपनी कलाकारी से जो परिधान पहनती। आधुनिक परिधान वाली लड़कियां जल भुन जाती। एक भी फीका रंग नहीं था उसकी अलमारी में, सब चटक, लाल, पीले, नारंगी, जामुनी, नीला, हरा, सुनहरा रंग तो उसके सुनहरे रंग को उभरा देता। वो एक सोनपरी ही लगती। लड़के वृद्ध जवान सब मुड़मुड़ कर देखते। उसे भी बड़ा फक्र होता खुद पर। लड़के उसका पीछा करते घर तक आ जाते तो वह खुद पर इतराती। अक्सर अमीर घर में शादी के सपने देखती, ताकि उसे कुछ भी काम ना करना पड़े। आंखों में गहरा कंगना, होठों पर लाली लगाना ना भूलती, चाहे खाना भूल जाए। उसे लगता था कि सुंदरता एक अस्त्र है जो उसके बहुत काम आएगा। दादाजी के पास रहती थी और माता पिता गांव पर रहते थे। ये और इसके भाई बहन पढ़ने के लिए शहर आ गए थे। उनकी देखभाल के लिए दादाजी छोड़ दिए गए। घर में बड़ी थी तो भाई बहन तो बेचारे कुछ कहने से रहे। निरंकुशता पतन को दावत देती है। कहते हैं सब कुछ छिन जाए पर चारित्रिक पतन ना हो। ये फिल्मों की दीवानी थी और वैसे ही फिल्मी सपने देखा करती थी। अलमस्त तितली ही थी रागिनी। वो बेफिक्र यहाँ से वहाँ उड़ना चाहती। दुनिया के हर फूल का मकरंद उसे चाहिए था। सहेलियां जब उसे समझाती तो अनसुनी कर देती थी। उसकी एक सहेली कंगना घर के पास ही रहती थी। अक्सर उसी के साथ काले जाना जाना होता था। कंगना की माँ को उसके रंग ढंग पसंद नहीं थे। वे उसे उसका साथ छोड़ने को कहती थी, पर कंगना ही थी जो उसकी सच्ची हितैषी थी। वह समझाती थी, हम छोटे शहर के हैं, थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। बाकी ज्यादा लड़कियां तो पीठ पीछे उसका मजाक ही उड़ाती थी। उसकी चाल ढाल पर अक्सर चुटकुले सुनाए जाते, पर वो तो बेफिक्र थी। दादाजी कुछ कहते तो उन्हें बातों में उलझा लेती थी। माँ बाप कभी कभी आते थे मिलने के लिए, तब थोड़ा सावधान हो जाती थी। जानती थी यहाँ गलती की तो शहर छूट जाएगा। पढ़ाई लिखाई का लेखा जोखा रख दिया जाता। साल भर ना पढ़ती पर पास हो जाती थी, जो कि सबके लिए काफी था। आखिर अच्छे रिश्ते के लिए लड़की ग्रेजुएट होनी चाहिए। काले जाना जाना पसंद था उसे, रोज रोज नए कपड़े पहनना, सजना संवरना, इठलाना, बल खाना और लोगों का उसके आगे पीछे घूमना, जिसमें नई उम्र के 2 लेक्चरर भी शामिल थे। वह भी जानबूझकर कुछ प्रश्न पूछने के बहाने से बार बार उनके पास जाती थी। जब कुछ सहेलियां उससे कुछ भी कहती तो उसे लगता वे उसके सौंदर्य से जलती हैं, इसलिए कुछ भी कहती रहती है। उसे कुछ नंबर मुफ्त के जो मिलते हैं। अपनी सुंदरता को एक वरदान समझती थी वो। सोचती थी जो हर लड़का उस पर न्यौछावर हो। अमीर और सुंदर लड़कों से दोस्ती करने में सबसे आगे रहती। एक बार एक रिश्ते को लेकर गंभीर भी हुई थी। पास के बाजार में उसकी कपड़ों की दुकान थी। अक्सर वहीं से कपड़े लेती थी। इस लेनदेन में कब दिल का लेनदेन हो गया, पता ही ना चला। वहां जाने के बहाने भी खूब मिलते, कभी दुपट्टा, कभी सूट, कभी रंग मिलान, मैचिंग मिलाने के बहाने अक्सर आती जाती। इस रंगों के मिलान के बहाने खूब आंखें मिलाई जाती। किसी को पता भी ना चलता। सभी लड़कियों को उसी की दुकान पर जाने को कहती। वो तो एक बार कंगना उसके साथ गई तो सब ताड़ गई। वो उम्र से पहले ही गंभीर हुई लड़की थी। उसे उस व्यक्ति पर जरा भरोसा ना था। अपनी सहेली के हितार्थ जब उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया तो मामला सही ना लगा। 1 साल हो चुका था। ये लोग अक्सर दोस्त के घर पर मिलते थे। कंगना के समझाने से तो ना मानी।
पर एक दिन उसी के दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने उसकी शादी के बारे में बताया, तो इसे बहुत दुख हुआ। पहला प्यार था इसका, टूट गई। और इस घटना के बाद से ही वो अक्सर दूसरे रिश्ते की आस में कभी यहाँ कभी वहाँ धोखा खाती रही। लोग उसके रंग ढंग से उसे मनचली समझते और फायदा उठाने की सोचते। वो भी जानबूझकर बदनाम होती। उसे लगता शायद पुराना प्रेमी पसीजेगा, पर ऐसा कुछ ना हुआ। और जैसे कि छोटी जगहों पर बातें जल्दी ही फैलती है, इसकी बात भी बुरी तरह फैली। बदनामी होने लगी। घर वालों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी और एक सांवले से अमीरजादे को आखिरकार चुन ही लिया। पहले तो इसका मन नहीं था, उसके रंग रूप से झिझक हो रही थी। फिर मान गई कि चलो शौक तो पूरे होंगे और प्यार भी हो ही जाएगा, क्योंकि अमित तो उसे अपना समझता है और चाहता भी है। वह विवाह और नियति के बंधन में बंध गई। शुरू में अमित जी उसे बहुत चाहते थे, कोई कमी नहीं रहने दी गई थी उसके लिए। घर में नौकर चाकर थे, सभी उसके रूप रंग के दीवाने हुए पड़े थे। कुछ दिनों बाद अचानक एक पुराना खार खाया प्रेमी, जो कि उससे विवाहितर रिश्ता चाहता था, जाकर अमित जी के कान भर देता है और शीशे की भांति रिश्ता चटक जाता है। अमित जी को उस पर अविश्वास होने लगता है, कहीं अब भी किसी और को ना चाहती हो, क्योंकि रागिनी ने उन्हें कुछ ना बताया था। अब अमित जी बहुत कम उससे बात करते थे। इस पारभासी रिश्ते में वो भी बंधे रहना चाहते थे, बस काम की बातें ही उनके बीच होती। अमित जी के समक्ष अपनी बदली छवि पेश करने के लिए वह एक रास्ता अपनाती है। वह कतई उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ तो उपाय सोचना ही था। वह पास के एक आश्रम में जाकर अपना समय व्यतीत करने लगती है। प्रवचन सुनती है, बनाव श्रृंगार कम हो जाता है, आध्यात्मिक किताबों के अध्ययन में समय बीतने लगता है, पठन पाठन और मनन किया जाता है। अब तो वह भी उपदेशपूर्ण बातें करने लगी थी। सबको लगता है ये वाकई बदल गई है, पर वह बस दिखावे के लिए ये सब करती है। धीरे धीरे अपने इस व्यवहार से वह आश्रम में महत्वपूर्ण पद पा लेती है। अब लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। उसको तो यही सब चाहिए था कि बस लोग उस पर ध्यान दे, वह आकर्षण का केंद्र रहे। और यहाँ तो ध्यान और सम्मान दोनों ही मिल रहा है, जो कि उसे हमेशा से चाहिए था। एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी कि उसकी सखी कंगना साधारण और विनम्र रहा करती थी, और ज्यादा लोग उसको मान देते थे। सब उसकी समझदारी के कायल थे। वह ऐसा क्या करती है जो मूर्ख लगती थी। लोग उसे समझदार क्यों नहीं समझते हैं। यहाँ ससुराल में भी जेठानी जी सौम्य व्यक्तित्व की धनी और साधारण महिला थी। वे बहुत दयालु और सजग भी थी, सबकी मदद करती थी और उनका भी अलग ही प्रभाव था। सब उनसे हर बात में सलाह लेते और उनको बहुत मान मिलता था। यहाँ तक कि उसका खुद का बेटा ताई की संगत में ज्यादा खुश रहता था और उससे दूर रहने लगा था। सबको कंगना और जेठानी जी जैसी महिलाएं पसंद है। उसे तो बस निहारने की वस्तु समझा जाता था। अब आश्रम में बनावटी ही सही, जब उसने ये रूप अपना लिया तो आखिर लोग मान देने लगे थे। ऐसे ही वक्त गुजरा और वह वहाँ प्रवचन और उपदेश वगैरह देने लगी। थोड़े दिन तो उसे अच्छा लगता कि वह उच्च पद पर आसीन है, यहाँ का सब कुछ उसका हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी गद्दी छोड़ने वाले हैं। वह रोमांचित हो उठी, क्योंकि वह ही यहाँ की दावेदार घोषित हो चुकी थी। मन में सोचती, वाह अब वह और प्रसिद्ध हो जाएगी, सब उसके कदमों में झुकेंगे, वह सबके आकर्षण का केंद्र होगी। ऐसे ही एक दिन कंगना को सब पता चलता है, तो वह उससे मिलने आती है। वह बहुत ही सुंदर और कुछ चुलबुली सी हो गई थी, जिससे समझदारी के साथ उसमें शोखियां भी जाग गई थी। उसने बताया कि शादी के बाद सलिल के प्रभाव से वह बदल गई, और उसका यह बदलाव सबको रास भी आया था, क्योंकि समझदारी की तो उसमें कोई कमी नहीं थी, बस वह थोड़ी उबाऊ सी लगती थी। अब वह कमी भी दूर हो गई थी, सारी संपूर्णता उसके व्यक्तित्व में समाहित हो गई थी। उसकी खुशहाल जिंदगी और प्यारी सी बेटी है। एक पल उसे देख रागिनी को यकायक बहुत जलन सी महसूस होती है। कंगना उसे कुछ समझाइश की बातें और परिवार पर ध्यान देने को कहती है। वह कहती है, क्या तुमने सच में ईश्वर को पा लिया है? यदि नहीं तो यह स्वांग क्यों? क्या सच में तुम ईश्वर को पाना चाहती हो, या सिर्फ झूठे आकर्षण के लालच में यहाँ आ गई हो? तुम बहुत पछताओगी
जब सब लोगों को अपने परिवार में खुश देखोगी। ये सब झूठ और दिखावा छोड़ो। भगवान को तुम अगर पाना चाहती हो तो परिवार के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी पा सकती हो। वे भी उससे खुश रहते हैं जो अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। बाकी दिखावटी लोगों से वे नाखुश ही रहते हैं। एक वक्त आएगा तुम इन सब से उब जाओगी और अकेली हो जाओगी। ये दिखावा लोग जल्दी ही समझ जाएंगे, कहकर वह चली जाती है। कंगना का सुखी परिवार रागिनी के मन में मोह का बीज बो जाता है। उसके जाने के बाद रागिनी सोच में पड़ जाती है। उधर से सत्संग का बुलावा आता है कि 2 घंटे बाद उत्तराधिकारी की घोषणा होगी। प्रवचन में कथा आती है। द्वार पर साधु खड़े हैं। देवी ध्यान नहीं दे रही है। वह अपने रोज के कार्यों में तल्लीन है। वह साधु को इंतजार करने को कहती है। इतने में साधु कहते हैं कि वे बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, उन्हें प्रतीक्षा कराना पाप है। इस पर गृहिणी कहती है कि नाराज नहीं हुए, मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जिसे आपने क्रोधाग्नि से देखा था और वह जलकर भस्म हो गई थी। साधु आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब तो जानना ही होगा यह देवी किसकी उपासना करती है, जो घर बैठे ये सब जान गई। प्रतीक्षा के बाद वह आती है और दान देती है तथा कहती है कि वह रोज की भांति ही अपने कर्तव्य समय पर करती हैं। अभी पति के पूजन पाठ का इंतजाम करके आई है, तत्पश्चात भोजन की तैयारी करती है। सब काम मनोयोग से वह निष्ठा पूर्वक करती है। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बस उस ईश्वर की कृपा है जो उनकी ईमानदारी से खुश है। साधु अपना सा मुंह लेकर चले जाते हैं। कथा सुनाते सुनाते वह महसूस करती है कि वो साधु वह खुद है और कंगना वो गृहस्थिन जो सब घर में पा गई है और वह उस साधु की भांति भटक रही है। कथा समाप्त होते ही उसे उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा होनी है। वह सबकी बात अनसुना कर अपने घर की ओर दौड़ पड़ती है। आज ये घर उसे इतनी दूर क्यों लग रहा है? इतना पैदल वह कभी ना चली। नंगे पैर चली जा रही है, बदहवास हो रही है, मन में अनगिनत भाव उमड़ रहे हैं। पर आज क्या वह सब बोल पाएगी? कैसे समझाएगी? क्षमा मांगेगी? वैसे तो वार्तालाप में वह सदा ही विजेता रही है, पर आज वह बहुत कमजोर और हीन भावना से ग्रस्त लग रही थी। अमित ने सब कुछ जानते हुए भी आज तक कोई दूसरा रिश्ता नहीं बनाया। आखिर वो सच में उसे चाहते थे और उसके मन का इंतजार कर रहे थे। उसका बेटा अपनी माँ से कब से प्यार से नहीं बोला। ओह, उसे तो सच में तपस्या करनी होगी, तब जाकर ये अमूल्य निधि उसे हासिल होगी। बेतहाशा दौड़ते हुए जाती है, घर के सामने आकर गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। अमित और उसका बेटा कहीं जा रहे होते हैं। वे घबराए हुए आते हैं और उसे उठाते हैं। उसे अंदर ले जाया जाता है। वो देखती है अमित और बेटा दोनों रो रहे थे। वो उन्हें देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबको छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अपना लो, मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। उसे सच्चाई से प्रायश्चित करते देख वे उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद वह वाकई में बदल जाती है। बेटे और पति की पसंद का नाश्ता अब खुद तैयार करती है। उनको तारीफ करते देख उसे बड़ा आनंद आता है। जब अमित उसके गालों पर से सूखा आटा हटाते हैं तो वह रोमांचित हो जाती है। अपने हाथों से उसे बनाकर भी खिलाते हैं। उसका बेटा अपनी सारी उपलब्धियां उससे बांटता है। गृहस्थी की इन छोटी छोटी खुशियों से वो अब तक वंचित रही। अक्सर सप्ताहांत में वे सब साथ में घूमने जाते हैं। अमित ने उसकी रुचि देखते हुए उसे बुटीक खोलने की सलाह दी, क्योंकि इस काम में तो वह सिद्धहस्त थी ही। अपने रंगों की समझ और कलाकारी से लोगों में वह प्रसिद्ध हो जाती है। उसका बुटीक चल जाता है और अपना सारा पैसा वह परमार्थ के कामों में लगाती है और आखिर अंत में वह अपने अंदर सच्ची शांति का अनुभव करती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।